चलिए बेटा, तो हम लोग ने अब तक जो है थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड टॉपिक्स देखे। हमने साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स भी देखा, हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखा। अब हम जो देखने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक। सबसे पहले मैं एक लेक इमेजिन कर लेता हूँ। मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये एक लेक का सरफेस या फिर लेक है। आपको याद होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में हम लोग ने पढ़े थे कि भैया वो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से जब आपका टेम्परेचर फॉल हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो उस वक्त क्या होता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स डेंस होने की वजह से वो गर्म पानी जो है, गर्म ही बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, वो नीचे चला जाता है और ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। और जैसे जैसे लगातार टेम्परेचर ड्रॉप होते जाता है तो अब ऊपर की लेयर फ्रीज़ हो जाती है ना। ऊपर की जो लेयर है अब वो हो जाएगी एट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, और हम देखेंगे कि ये जो लेयर है वो कहाँ हो जाएगी आपकी, ये तो बाकी की जो लेयर रहेगी पानी की वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी। मगर इमेजिन करके चलो कि टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, लगातार टेम्परेचर का ड्रॉप होते जा रहा है। जैसी 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पहुँचे थे, ये वाली जो ऊपर की परत थी बर्फ़ की वो थोड़ा सा जमना चालू हो गई थी। मगर मैं और टेम्परेचर को हम लोग इमेजिन करेंगे टेम्परेचर और तेज़ी से गिरते जा रहा है। अब अगर टेम्परेचर गिरते जा रहा है, मान लो अब जो टेम्परेचर है थीटा तक हो चुका है, तो मैं बोलूँगा अब ये बर्फ़ की लेयर को इमेजिन करूँ कि हमने क्या देखा कि अब टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप होने के वजह से अब जो ये बर्फ़ की जो लेयर है इस तरह जम चुकी है। यहाँ टेम्परेचर है मान लो -θ डिग्री सेल्सियस, और किसी एक वक्त पर एक इंस्टेंट पे उसकी थिकनेस है y। किसी एक वक्त पर एक इंस्टेंट पे उसकी थिकनेस कितनी है y, है ना। अब जैसे कि हमको मालूम है जैसे टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो -10 डिग्री हो गया, है ना। तेज़ी से टेम्परेचर गिर रहा, -10 डिग्री हो गया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एकदम जैसे ही देखे -10 पे पहुंचा, आपने क्या देखे कि थोड़ी इतनी सी पतली सी लेयर जो है पानी की वो जम गई, पूरा बर्फ़ बन गई। मगर आप ये भी नोटिस करेंगे धीरे धीरे ये लेयर मोटी होती जा रही है। अब ये धीरे ये लेयर मोटी होती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे की लेयर है वो भी जमते जा रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है एकदम से धक करके जम जाता पानी, ऐसा होता क्या, नहीं। जब आप टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं, आपने बर्फ़ को देखा होगा अक्सर जब निकालते हैं आप, कई बार ऐसा सिचुएशन आया होगा जब बर्फ़ अच्छे से नहीं जमी, फ्रीज़र में रखा हुआ है आपके बर्फ़ का ट्रे, है ना। आपने देखा होगा, नोटिस किया हो, ऊपर की परत जम गई और अंदर पना अभी भी पानी है आपका, है ना। हम यूँ फोड़ देते उसमें से पानी निकल जाता लेयर को। तो ऐसा नहीं कि भाई हमेशा वैसे ही रहेगा। आपको मालूम है पहले ऊपर की लेयर जमी, धीरे धीरे वो लेयर फ्रीज होती जाएगी नीचे 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 की तरफ, है ना। तो हमने कहा कि देखो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया -θ, हमें पक्का मालूम है कि यहाँ पानी क्या बनने वाला है, बर्फ़ बनने वाला है ना। अभी थोड़ी देर मैं बोलूँगा टाइम t हो चुका है। कितना टाइम t हो चुका है, तो टाइम t हो चुका है, उस वक्त तक यहाँ कितना थिकनेस फॉर्म हो गया y, है ना। और थोड़ा और अगर टाइम आगे बढ़ेंगे हम लोग, कितना टाइम और आगे, dt टाइम तक अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये लेयर चौड़ी होते होते यहाँ तक पहुँच गई, है ना। थोड़ा सा और आगे टाइम बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम dt, तो मैं बोलूँगा और इसमें dy थिकनेस क्या हो गई, ऐड हो गई। बात समझ रहे ना। अभी भी यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसके नीचे का पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना। ऊपर का -θ रहेगा। तो भैया हम क्या देख रहे हैं कि अब हमको अगर कैलकुलेट करना रहा, तुमको मालूम है कि वक्त के साथ साथ ये लेयर जो है मोटी होती जा रही है ना। तो मुझे ये जानना है कि अगर मान लो 1 मिनट हो गया तो कितनी लेयर जम चुकी होगी, कितनी मोटी हो गई होंगी वो। अगर मान लो 10 मिनट हो गया तो पानी का कितना हिस्सा आपका जम चुका होगा, कितनी लेयर थिकनेस जो है वो जम चुकी होगी। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो वो देखेंगे हम लोग। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जमना क्यों चालू हो गया, तो मैं बोलूँगा देखो भाई, ये यहाँ पर जो हम लोग कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था,
और इसके ऊपर कितना टेम्परेचर है, -θ डिग्री सेल्सियस। बड़ा कौन है, हायर टेम्परेचर, हॉटर टेम्परेचर कौन सा है, 0 है कि -θ है? अरे भैया ज़्यादा हाई टेम्परेचर कौन सा है, 0 है कि -θ है? 0 है ना, माइनस के सामने 0 तो गर्म माना जाएगा ना भैया। तो मैं बोलूँगा ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो हीट असल में यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जा रही है। यहाँ से पकड़ लो आप, बाय से, तो बोले बाय से कि डी वाई से, अपन ग्रोथ ले रहे ना, वाई से। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, हम कहेंगे देखो यहाँ तक जम चुका था, यहाँ तक जम चुका था, अब उसके आगे ये लेयर जम रही है। तो ऐसा इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बोले ये नीचे से हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है और हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होकर रिलीज़ हो जा रही है, इसकी वजह से वो लेयर नीचे की क्या हो जा रही, जम जा रही। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा उसके हिसाब से, तो फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता, KA θ1 - θ2 अपॉन L, ये एक हमारे पास फॉर्मूला है ना। मान लो कि मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक जो हीट जा रही है, हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसे मैं Q1 से इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे Q1 से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये जो बर्फ़ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, K है, और उसका एरिया कितना है, ये इधर का एरिया, ये इधर का एरिया पूरा, ये एरिया कितना है, कैपिटल A है, ठीक है। θ1 - θ2 यानी हॉटर एंड से कोल्ड एंड तक का टेम्परेचर का डिफरेंस। नीचे का टेम्परेचर कितना है, 0, माइनस ऊपर का टेम्परेचर कितना है, तो बोले वो है -θ। तो मैं बोलूँगा टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आया, 0 में से माइनस करेंगे -θ अपॉन L, L म्हणजे क्या है, तो बोले वो डिस्टेंस y है ना, और इंटू T, मैंने ये टाइम को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसे दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। देखो भाई क्या हुआ यहाँ पर, हमने कहा कि टाइम T हो चुका है, इतनी लेयर जम चुकी है, हमको मालूम है इसके आगे की भी और लेयर जमने वाली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है ऊपर की तरफ। तो हीट कितना डिस्टेंस कवर करके जा रही है, y डिस्टेंस कवर करके जा रही है। आपने सोचा होगा कि सर L तो ये है, ये नहीं है। अरे बेटा देख, ये रॉड ऐसा हुआ करता था, हाँ जी हुआ करता था, ये हॉट एंड हुआ करता था, जी हाँ, और ये कोल्ड एंड हुआ करता था। हीट कैसे ट्रैवल करती थी, बोले ये एंड से ये एंड पे जाती थी, और ये डिस्टेंस को क्या बोलते थे आप, L बोलते थे ना। अब हीट यहाँ कैसे ट्रैवल कर रही है, मैं बोलूँगा ये एंड कौन सा है, तो बोले कोल्ड एंड है, क्योंकि -θ टेम्परेचर है। ये एंड कौन सा है, हॉट एंड है, क्योंकि वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मतलब हीट यहाँ से यहाँ जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, y डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, हमारे पास फॉर्मूला ये बना। तो हम कहेंगे ठीक है, इसको और अच्छे से सॉल्व करो। Q1 = KA θT अपॉन y, ठीक है, KA आपका KA θT अपॉन y। अच्छा ठीक है, मान लिए। अब ऐसा है कि मैं कहूँगा ओके, ये टाइम T1 dq ले लेते हैं अपन, dq अपॉन dt, dq1 अपॉन dq1, तो इसको भी dt लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मैं बोलूँगा इस हीट ट्रांसफ़र के वजह से, इसी हीट ट्रांसफ़र के वजह से क्या हो रहा है, इसके नीचे की जो पानी की जो लेयर है वो क्या हो रही है, जम रही है ना। तो मैं बोलूँगा इसी हीट ट्रांसफ़र के वजह से क्या हो रहा है, तो इसके नीचे की जो पानी की लेयर, मान लो कि ये पानी की लेयर है ना, ये पानी की लेयर है। इस पानी की लेयर का मास कितना है, मान लो इस पानी की लेयर का मास है dm, है ना, वो जम रही है। तो मैं बोलूँगा जब हीट रिलीज़ करके कोई अपने आप को जमा देता है, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोले ये कहाँ से आया, अरे भाई आप भूल गए, हम लोग ने थोड़ी दिन पहले लेटेंट हीट का एक टॉपिक पढ़ा था, है ना। जब भी कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज करती है, हीट एब्जॉर्ब करके या फिर हीट रिलीज़ करके, तो उसका फॉर्मूला होता है m×L, है ना। अब ऐसा है कि आपने पूरी की पूरी बॉडी पकड़े क्या, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी का बॉडी पकड़े क्या, नहीं, छोटा सा टुकड़ा पकड़े ना उसका। तो इसीलिए मास को मैं m बोलने के बजाय क्या लिख रहा हूँ, dm बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, dm बोला हूँ। अच्छा, इसने क्या किया, आपने आपको कौन से स्टेट में से किस स्टेट में चेंज किया, लिक्विड स्टेट में से सॉलिड में चेंज किया, यानी फ्यूज़ हो गया, फ्रीज हो गया। तो वहाँ पर लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। फिर मैं बोलूँगा ओके ठीक है, इसी हीट को हम क्या लिखेंगे, रो dy या फिर रो × A × dy,
बोले यार ये कैसे आ गया, रो इंटू ए इंटू डी वाई इंटू एल एफ। अरे भाई मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक के फ्रीज हुआ, कितनी देर में फ्रीज हुआ, टाइम dt में फ्रीज हुआ। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगा ओके, तो भाई मुझे एक बात बता कि यहाँ इसका मास कितना है, इतने टुकड़े का मास कितना है, तो बोले dm। तो बोले ठीक है, इस छोटे से टुकड़े का फिर वॉल्यूम कितना होगा, तो बोले उसका होगा वॉल्यूम डेंसिटी इंटू एरिया। ये तो सॉरी वॉल्यूम पूछ रहा ना मैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो मैं बोलूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना है, बोले कैपिटल A। इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो बोले वो dy है। तो मैंने ये वैल्यू डाल दिया रो a dy यहाँ पर इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दूंगा। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के ए थीटा इंटू डी टी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू रो ए डी वाई इंटू एल एफ। ठीक है, अब ऐसा है कि डी टी को छोड़कर बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डी टी ये तो हो गया कैंसल, डी टी इज इक्वल्स टू रो डी वाई एल एफ इंटू वाई अपॉन के इंटू थीटा। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे उसको और इंटीग्रेशन भी करेंगे उसका साथ में। तो रो एल एफ वाई डी वाई अपॉन के इंटू थीटा। देखो ठीक है, अब डी टी को आप एक काम करो बाहर निकाल लो, डी टी का इंटीग्रेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये सारी कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकालो, रो एल एफ के इंटू थीटा वाई इंटू डी वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा मेन आपका इक्वेशन है फॉर टाइम है। अब रुको बाहर, ये मेन इक्वेशन है टाइम का, है ना, ये टाइम कैलकुलेट करने का इक्वेशन है मेन। अगर मान लो कि भैया हम कहते हैं कि थिकनेस कहाँ से कहाँ इंक्रीज करना है, 0 से y, मतलब पहले मैं बोलूँगा पानी की कितनी लेयर जमी हुई थी, बोले कुछ भी लेयर जमी हुई नहीं थी, मतलब थिकनेस कितना था पानी की लेयर का, 0। बाद में कहाँ तक जम चुकी है, बोले y डिस्टेंस तक जम चुकी है, तो उसके लिए कितना टाइम लगा होगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगा होगा, t इज इक्वल्स टू रो एल एफ अपॉन के थीटा वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये 0 से y तक जमने का जो टाइम आएगा ये फॉर्मूले से निकाला जाएगा। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मान लो पहले से थोड़ी सी लेयर जम चुकी थी, कितनी, y1 है ना, और अब मैं बोलूँगा बढ़ते बढ़ते वो मोटी हो गई और कितनी हो गई, y2 डिस्टेंस तक पहुँच गई, तो उसके लिए कितना टाइम लगा होगा, तो t इज इक्वल्स टू रो एल एफ अपॉन के इंटू थीटा वाई डी वाई y1 टू y2। तो जब आप इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो t इज इक्वल्स टू आएगा रो एल एफ के इंटू थीटा y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो जो मैं इसको उधर ले लूँगा बाहर, y का इक्वेशन नहीं है तो y स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, ये आ गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो जम जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, नीट के इंपॉर्टेंस से बस थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट ये और ये वाला आया तो तुमको डायरेक्टली वो आएगा, फॉर्मूला पूछेगा, है ना। वैल्यूज़ मतलब डाल के क्वेश्चन पूछने का चांस मुझे बहुत कम लग रहा है इसके अंदर। जेई में आ सकता है, जेई में वैल्यू डाल के भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, वो अगेन इंपॉर्टेंस के लेवल पे नहीं मानूंगा मैं इसको, मगर रखना है इसको सॉल्व, है ना। तो अगेन तुमको ये ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम ये 3 फॉर्मूले याद रखो, 1 2 3, ये 3 फॉर्मूले भी याद रख लेते, इट इज़ मोर देन इनफ आपके लिए, ठीक है। भेजो, नबील खोल दे। दरवाज़ा लगा।